नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर, जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ। आज की इस क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का, और उस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यानी जो सर्कल होता है उससे संबंधित हम कौन कौन से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सिंपल सा चैप्टर है, क्वेश्चन इसके अंदर कुछ गिने चुने ही है। साथ में अगर इसके मार्क्स की बात करें तो ये अपने लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे नंबर के आपके पास सवाल आएंगे। कम से कम 4 या 5 नंबर के यहाँ से सवाल बनेंगे, तो आपको उन सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सिंपल सवाल है, आप 1-2 बार उसकी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से उनको हल कर लेंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर से संबंधित अपना जो भी बेसिक है उसकी चर्चा करेंगे। कौन सा क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है उस सभी को आज हम विस्तार से सीखेंगे। साथ में इसके 1-2 एग्जाम्पल भी करेंगे, जिसकी सहायता से अपना जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखना, जब हमने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था सर्कल, तब सर्कल के बारे में जो भी बेसिक था वो हमने वहां पर पढ़ा था। एक बार के लिए उसको रिकॉल करते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि जो अपने पास सर्कल होता है, उस सर्कल के अंदर अगर हम बात करें तो ये बाहर वाली जो इसकी बाउंड्री है, ये बाहर वाली इसकी जो बाउंड्री है, जो इसकी सीमा है, इसको हम बोलते हैं परिधि। ये जो सर्कल है इसके बीच में जो पॉइंट होता है वो अपने पास कहलाता है केंद्र। अगर हम केंद्र और परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाते हैं तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम स्मॉल आर से दिखाते हैं, और ये कहलाती है अपने पास त्रिज्या। और जब वृत्त की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर हम कोई एक फिक्स पॉइंट ले लें और वहां से समान दूरी पर कुछ बिंदु ड्रॉ करें और उन सभी बिंदुओं को मिलाएं तो जो बिंदु पथ बनता है वो अपने पास वृत्त कहलाता है। यानी अगर इस वाले पॉइंट को हम फिक्स कर देते हैं और यहाँ से समान दूरी पर कुछ बिंदु लेते हैं, उन सभी को अगर हम मिलाते हैं तो जो अपने पास आकृति बनती है वो वृत्त कहलाती है। जो फिक्स पॉइंट है, यहाँ से जो दूरी हमने ली है बिंदुओं की, वो अपने पास त्रिज्या कहलाती है। उन सभी बिंदुओं को मिलाते हैं तो जो रेखा बनती है बाहर की ओर वो परिधि कहलाती है। और ये जो डायग्राम बनता है इसको हम वृत्त कहते हैं। इस वृत्त की बात करें तो इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये जो जगह घेर के बैठा है इसके अंदर ये जो स्थान है इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। बाहर वाली ये जो परिधि है इसको हम बोलते हैं कि ये जो परिधि है इसकी अगर हम लंबाई मानते हैं 2πr, इसकी अगर लेंथ को हम माप ले, इस लंबाई को अगर हम लंबा खींचे और फिर उसको मापे स्केल की सहायता से, तो वो 2πr के बराबर होगी। जहां पर r होगी वो इसके केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी है उसके बराबर होगी, और पाई है वो अपने पास या तो हम 22/7 के बराबर लेते हैं या 3.14 के बराबर लेते हैं। क्योंकि अगर डायरेक्ट हम पाई की बात करते हैं तो वो अपने पास अपरिमेय संख्या होती है और उसको हम किसी प्रकार से लिख नहीं सकते, इसलिए हम उसको परिमेय के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसका कुछ ऐसा मान लिखते हैं कि जिसको हम वहां पर बता सके। उसके लिए हम 22/7 या 3.14 वैल्यू को काम में लेते हैं, तो 2πr अपने पास परिधि हो जाएगी, ये सेंटर हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, और ये जो केंद्र और परिधि के बीच में दूरी है ये त्रिज्या हो जाएगी। इस चैप्टर के अंदर हमें जो पढ़ना है उसके अंदर हमें वृत्त के क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट काम में लेने हैं। यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल है इसी से कुछ अलग प्रकार के क्षेत्रफल बनाने हैं। संबंधित तो वो वृत्त से ही होंगे, उसका जो संबंध है वो वृत्त से ही रहेगा, लेकिन वो क्षेत्रफल कौन कौन से होंगे वो हमें पढ़ने हैं। बेसिकली यहाँ पर हम 2 प्रकार के क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं। एक क्षेत्रफल अपने पास त्रिज्यखंड, एक क्षेत्रफल पढ़ेंगे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और एक पढ़ेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर ये 2 क्षेत्रफल हमें अच्छे से आते हैं तो इस पूरी एक्सरसाइज को आप बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से हल कर सकते हैं। इन दोनों क्षेत्रफल को अगर ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूले अवेलेबल हैं, अगर वो फॉर्मूले अपने को अच्छे से आते हैं, उससे संबंधित अपना जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर है, तो एक्सरसाइज या सवाल को करने में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। यहाँ पर हम इन दोनों के जो क्षेत्रफल हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम किसी सर्कल को चुनते हैं, अगर हम किसी सर्कल की बात करें
तो ये जो वृत्त है, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो इसकी त्रिज्या पर डिपेंड करता है। अगर हम कहें कि इसकी ये जो त्रिज्या है वो r है, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, r है, तब इसका जो क्षेत्रफल है वो बन जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर। यानी अगर इस वृत्त की त्रिज्या को हम r मानते हैं तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं हम, पाई आर स्क्वायर। अब देखना पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी त्रिज्या r है तो हम कहते हैं कि जो वृत्त है उसके केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। जो वृत्त का केंद्र होता है वहां पर पूरा कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। यानी अगर हम 360 में से 360 पूरा का पूरा एंगल इस्तेमाल करते हैं और उसकी सहायता से अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो अपने पास पाई आर स्क्वायर आता है। यानी अगर इसके जो केंद्र पर कोण बन रहा है उसको हम 360 माने, तो जब इस क्षेत्रफल का हमने निर्माण किया था, इस वृत्त के पूरे क्षेत्रफल का इस्तेमाल किया, तो उसके लिए हमने यहां से यहां तक ये पूरा एंगल इस्तेमाल किया है। यानी जो पूरा का पूरा 360 था, उस पूरे के 360 डिग्री वैल्यू को हमने इस्तेमाल किया है और उसकी सहायता से उसका क्षेत्रफल है वो कितना निकाला है, पाई आर स्क्वायर। यानी ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है, ये अपने पास जो टोटल 360 डिग्री का एंगल था उसके अंदर से हमने 360 का 360 पूरा इस्तेमाल किया है, तब जाके आया है। यानी ये जो पाई आर स्क्वायर है वो 360 डिग्री एंगल की सहायता से बना है। पूरा का पूरा एंगल यहाँ पर हमने यूज किया और उसकी सहायता से ये जो एरिया आया पाई आर स्क्वायर वो अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। यानी अगर यहाँ पर हम जो एंगल इस्तेमाल कर रहे हैं 360 की जगह अगर हम कुछ और एंगल इस्तेमाल करें तो क्या इस वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा। यानी अगर यहाँ पर हम जो एंगल है वो 360 की जगह कुछ और इस्तेमाल करते हैं, हमने पूरा का पूरा 360 डिग्री इस्तेमाल किया तो अपने पास आया पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी जगह मैं केवल 30 डिग्री इस्तेमाल करता हूं, यानी यहां से यहां तक, ये मैंने जैसे 30 डिग्री इस्तेमाल किया है, तो इस 30 डिग्री के द्वारा कितना क्षेत्रफल बना है। तो देखना ये 30 डिग्री के लिए ये लाइन यहां तक जाएगी, यहां से लाइन यहां तक जाएगी, तो इन दो पीली लाइनों के बीच वाली जो जगह होगी वो इस 30 डिग्री के द्वारा बनाई गई है। ये बीच वाली जो जगह है ये 30 डिग्री से ही बनी है। यानी 30 डिग्री के द्वारा जो घिरा हुआ स्थान है वो इन दोनों पीली लाइनों के मध्य है। यानी 360 में से जो 30 डिग्री ने क्षेत्रफल बनाया है वो यहाँ से यहाँ तक है, और ये जो क्षेत्रफल है वो इस वृत्त की त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ है। ये त्रिज्याओं के द्वारा ही क्षेत्रफल बना गया है। अगर ये 30 डिग्री के द्वारा जो क्षेत्रफल बन रहा है इसकी बात करें तो ये दोनों त्रिज्याओं द्वारा घिरा हुआ है। यानी दोनों त्रिज्याएं इस क्षेत्रफल का निर्माण कर रही है। इस वृत्त के जो टुकड़े हो रहे हैं, यहाँ से अगर मैं इस 30 डिग्री वाले टुकड़े को अगर बाहर निकाल देता हूँ तो पीछे वृत्त का अपने पास एक टुकड़ा बच जाएगा। यानी यहाँ से अगर मैं ये 30 डिग्री वाला टुकड़ा यहाँ से ये निकाल दूँ तो पीछे जो वृत्त है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, पीछे वाला भाग ऐसा बचेगा। यानी वृत्त के यहाँ पर टुकड़े हो गए हैं, एक टुकड़ा यहाँ से इस प्रकार का ये आ जाएगा बाहर। ये वृत्त के अपने क्या हो गए, दो टुकड़े, एक टुकड़ा ये बचा, एक टुकड़ा ये बचा। ये टुकड़े हैं वो किसकी सहायता से बने हैं, त्रिज्या की सहायता से बने हैं, इसलिए ये टुकड़ों को हम कहते हैं त्रिज्य खंड। ये जो टुकड़े हैं वो त्रिज्या के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इसको हमने क्या बोला है, त्रिज्य खंड। यानी यहां से हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहां से हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं कि ये जो 30 डिग्री का एंगल था उसके द्वारा इस वृत्त के अंदर से एक टुकड़ा काटा गया है, और ये टुकड़ा त्रिज्याओं की सहायता से कटा है, इसलिए इस टुकड़े को हमने त्रिज्य खंड बोला है। और इसका हम क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। हमने कहा था कि 360 में से अगर 360 डिग्री पूरा एंगल इस्तेमाल करते हैं तब जाके अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल आता है। अगर हम 360 में से केवल ये 30 डिग्री इस्तेमाल करें तो 30 डिग्री के द्वारा जो एरिया बनेगा वो केवल इतना आएगा। यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के द्वारा जो एरिया बना है वो ये वाला है केवल, और ये जो एरिया है वो त्रिज्य खंड का एरिया है। ये जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। यानी 360 में से हमने केवल कितने डिग्री इस्तेमाल किया, 30 डिग्री, और उसकी सहायता से जो क्षेत्रफल मिला है
वो ये वाला है, ये जो बाहर हमने टुकड़ा निकाला है ये, यानी हमने 360 डिग्री में से 30 डिग्री इस्तेमाल किया, तब जाके हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मिला है। इस 30 डिग्री की जगह आप कुछ और एंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 45 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, 120 ले सकते हैं, अलग अलग एंगल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये जो हमने 30 डिग्री लिखा है, यहाँ पर थीटा की अलग अलग वैल्यू आ सकती है। एंगल की बात करें तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो हम अलग अलग लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर थीटा आ जाएगा और बटे में हो जाएगा 360 डिग्री और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यानी जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है उसको हम लिखते हैं थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। किस प्रकार से निकाला? हम कहते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो हम पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। पाई आर स्क्वायर आया कहाँ से? हम कहते हैं कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 360 के अंदर से अगर हम 360 पूरा इस्तेमाल करते हैं तब जाके अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल आता है। अगर हम 360 पूरा इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह उसका कुछ भाग इस्तेमाल करें, तो अपने पास पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो आएगा नहीं, लेकिन वहां से वृत्त का टुकड़ा आ जाएगा अपने पास। और जो वृत्त का टुकड़ा होगा वो त्रिज्याओं के साथ में ही निकलेगा बाहर। तो ये जो टुकड़ा बना है वो त्रिज्याओं की सहायता से बना, इसलिए उसको हमने नाम क्या दिया? त्रिज्य खंड। और ये जो बाहर टुकड़ा आएगा, उस टुकड़े के अंदर जो क्षेत्रफल आएगा वो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कहलाएगा, क्योंकि वो टुकड़ा है और किससे बना हुआ है? त्रिज्याओं के द्वारा बाहर निकाला हुआ है। तो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। और ये यहाँ पर हमने जो एंगल लिया है, जितना एंगल लेंगे उस हिसाब से वो टुकड़ा बाहर आएगा। अगर 30 डिग्री का एंगल यूज कर रहे हैं तो छोटा टुकड़ा बाहर आएगा, 60 का यूज करोगे तो 30 की तुलना में बड़ा होगा, 90 यूज करोगे तो इसका चौथा भाग आ जाएगा, वैसे ही 180 यूज करोगे तो इसका आधा भाग आ जाएगा। तो जैसा एंगल इस्तेमाल करेंगे उस प्रकार से इस वृत्त के क्या हो जाएंगे? टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपने पास त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मिलता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम थीटा की अलग अलग वैल्यू लेते हैं तो जो टुकड़े हैं वो अलग अलग मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं 30 लेता हूँ, 40 लेता हूँ, 50 लेता हूँ, तो जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है वो बढ़ता जाएगा। अगर मैं थीटा बराबर 180 डिग्री ले लेता हूँ, यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर मैं थीटा बराबर कितना लेता हूँ? 180 डिग्री, तो जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा थीटा की जगह 180 डिग्री बटे में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। 0 से 0 गया, 18 से काटा 2 बार, यानी ये हो जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर बटे 2। यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल था उसके अंदर 2 का भाग जा रहा है, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर रहे हैं। और वृत्त का आधा करें तो अपने पास क्या आता है? अर्धवृत्त आता है। यानी अगर हम थीटा बराबर 180 डिग्री लेते हैं तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसकी जगह अपने पास अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आता है। यानी अगर हम थीटा बराबर 180 लेंगे तो वृत्त की जगह जो त्रिज्य खंड बनेगा वो अर्धवृत्त के रूप में आएगा। तो जहां पर थीटा की वैल्यू 180 आती है तो वहां पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। और 180 से कम है, 180 से कम है तो जो टुकड़ा है वो अर्धवृत्त की तुलना में छोटा बनेगा। टुकड़ा है वो अर्धवृत्त की तुलना में छोटा बनेगा। ये सारे जो छोटे और बड़े का जो डिसाइड होता है वो 180 डिग्री पर होता है। अगर 180 से ज्यादा का एंगल इस्तेमाल कर दिया है तो जो टुकड़ा बनेगा वो अर्धवृत्त से ज्यादा बनेगा, यानी वहां पर जो टुकड़ा आएगा वो बड़ा मिलेगा। और अगर 180 से कम एंगल इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो टुकड़ा आएगा वो अर्धवृत्त की तुलना में छोटा आएगा, तो उसको हम लघु बोलेंगे। यहाँ पर 2 भाग बना सकते हैं, एक लघु और दीर्घ। कि जो त्रिज्य खंड होता है एक लघु त्रिज्य खंड लिखते हैं, एक दीर्घ त्रिज्य खंड लिखते हैं। यानी अगर हम थीटा की वैल्यू है वो 180 से कम ले रहे हैं तो जो त्रिज्य खंड बनेगा वो लघु त्रिज्य खंड बनेगा, और अगर 180 से ऊपर ले रहे हैं तो जो त्रिज्य खंड बनेगा वो दीर्घ त्रिज्य खंड बनेगा। तो यहाँ से हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अपने पास फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिज्य खंड 2 लिखेंगे, एक लघु और एक दीर्घ। थीटा की वैल्यू अगर 180 से कम है तो अपने पास लघु त्रिज्य खंड है, और थीटा की वैल्यू अगर 180 से ऊपर है तो वो अपने पास दीर्घ त्रिज्य खंड हो जाएगा। अगला इसके आगे हम पढ़ते हैं त्रिज्य खंड के बाद में वृत्त खंड। अगला है अपने पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी अगर अपने पास ये वृत्त है
इस वृत्त के अंदर अगर हम कोई जीवा खींच दें, इस वृत्त के अंदर हम क्या कर देते हैं, जीवा खींच देते हैं। ये जैसे इसका केंद्र था और यहाँ पर हमने ये क्या खींच दी है, जीवा खींच। अब जीवा के द्वारा वृत्त के दो टुकड़े हुए, जीवा के द्वारा वृत्त के क्या हो गए, दो टुकड़े। यहाँ पर देखते हैं तो एक टुकड़ा इस लाइन के नीचे है, एक टुकड़ा इस लाइन के ऊपर है। इसको हम देखकर डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो नीचे वाला टुकड़ा है वो छोटा है, ऊपर वाला टुकड़ा है वो बड़ा है। यानी यहाँ पर भी जो वृत्तखंड बनेंगे वो दो प्रकार के बनेंगे, एक लघु वृत्तखंड होगा और एक दीर्घ वृत्तखंड होगा। अब इस जीवा के द्वारा वृत्त के जो टुकड़े हुए हैं उसके अंदर एक तो ये नीचे वाला टुकड़ा है और एक टुकड़ा है वो ऊपर वाला, तो ये तो कहलाएगा लघु वृत्तखंड, ऊपर वाला कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, इस वृत्तखंड का क्या चाहिए, क्षेत्रफल। अब इसका अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो जीवा के सिरे हैं इसको अगर हम केंद्र से मिला देते हैं, जीवा के सिरों को क्या कर देते हैं, केंद्र से मिला देते हैं। अब जैसे ही केंद्र से मिलाते हैं तो अपने पास ये जो आकृति है इस प्रकार की, ये जो आकृति है ये अपने पास त्रिज्य खंड की आकृति बनी है। जैसे ही जीवा के सिरों को हमने केंद्र से मिलाया तो ये जो पूरी आकृति बनी यहाँ से यहाँ तक, ये अपने पास त्रिज्य खंड आ गया। यानी इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की सहायता से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें केवल ये नीचे लाइनिंग वाला एरिया ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि ये जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है इसके अंदर से हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। उसके अंदर से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। इस पूरे एरिया के अंदर से ये त्रिभुज घटा दें तो नीचे अपने पास ये लाइनिंग वाला पार्ट आ जाएगा। यानी अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है उसमें से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो घटाना पड़ेगा। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की बात करें तो जो त्रिज्य खंड है उसका क्षेत्रफल हम लिखते हैं थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब नॉर्मली तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये लिखा जाता है, लेकिन इस प्रकार अगर इसके हम सवाल हल करेंगे तो बहुत सारी जगह अपने पास इस प्रकार की स्थिति आएगी कि आधार और ऊंचाई दोनों के मान दिए हुए नहीं होंगे। मोस्ट ऑफ द चांस अपने पास यही है कि ज़्यादातर कंडीशन में अपने पास आधार और ऊंचाई दोनों के जो मान है वो दिए हुए नहीं होंगे। तब वहाँ पर हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट निकालने पड़ेंगे, उसकी सहायता से आधार और ऊंचाई को पता करना पड़ेगा। तो उसका हम एक सिंपल सा इलाज निकाल सकते हैं कि यहाँ पर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसके जगह हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का कोई दूसरा फॉर्मूला यूज करें। तो उसके जगह हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो हम लिखते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से आता है वो भी समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम कोई त्रिभुज बनाएं, अगर इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर आकर अपने पास एंगल दिया है थीटा, एंगल कितना दिया है, थीटा। ये वाली भुजा है अपने पास ए, ये वाली भुजा है अपने पास बी। यानी यहाँ पर अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको हम आधार लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, आधार। लेकिन यहाँ पर हमें ऊंचाई की कोई वैल्यू दी हुई नहीं है। तब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, एक लंब का निर्माण करते हैं। अगर इसको हम कहें कि ये अपने पास 90 डिग्री का एंगल है, लंब खींचा है, तो ये 90 है, 90 के सामने वाली ये भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी, ये 90 के सामने कर्ण हो जाएगा, ये थीटा के सामने क्या आ जाएगा, अपने पास लंब आ जाएगा। और ये अपने पास क्या रहेगा, नीचे आधार। ये आधार यहाँ से यहाँ तक हमने ये पूरा माना है, बी है वो हमने यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लिखा है। आधार तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बी है। ये वाली भुजा हमने ए लिखी है, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, ए और बी के बीच में
थीटा बन रहा है। यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर खींचा है, 90 का एंगल बन गया। अगर इस त्रिभुज को हम नाम दें पी क्यू आर, तो अगर हम त्रिभुज पी क्यू आर में कहें, तो त्रिभुज पी क्यू आर में अगर यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज की सहायता से हम साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात लिख ले, साइन थीटा का हम क्या लिखे, त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिखते हैं लंब बटे कर्ण, थीटा की जगह थीटा ही आ जाएगा और लंब की जगह अपने पास क्या आ जाएगा, ये पी क्यू। लंब की जगह आ जाएगा पी क्यू और कर्ण की जगह आ जाएगा अपने पास ए। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वो आ गया अपने पास ए साइन थीटा। पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा, और आधार अपने पास क्या है, ये बी है। यानी यहां से अगर हम इस त्रिभुज पी क्यू आर एस, इस पूरे त्रिभुज पी आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं, त्रिभुज पी आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं, तो लिखेंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। फॉर्मूला तो यही है। आधार की जगह अपने पास क्या आ जाएगा, आधार की जगह आ जाएगा अपने पास बी, और ऊंचाई की जगह, ऊंचाई है पी क्यू यहां से यहां तक, और पी क्यू का मान आया है अपने पास ए साइन थीटा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा। यानी ये अपने पास आ गया 1/2 ए बी साइन थीटा। ये अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना है कि जो थीटा है वो थीटा की वैल्यू अपने पास साइन के साथ में जुड़ी हुई है, और ये जो ए और बी है उसके बीच में ये थीटा का मान था। ये जो थीटा की वैल्यू है वो ए और बी के बीच में है। तो अगर यहां पर हम बात करें तो ये जो त्रिभुज है इसके अंदर अपने पास थीटा की वैल्यू है वो यहां पर दी जाती है, केंद्र पर थीटा की वैल्यू होती है, और थीटा की वैल्यू ए और बी से घिरी हुई थी। तो यहां पर थीटा की वैल्यू किससे घिरी हुई है, आर और आर से। यानी इस थीटा को बनाने वाली जो भुजाएं हैं वही हमें यहाँ पर ए और बी के रूप में काम में लेनी है। तो इस थीटा को बनाने वाली भुजा कौन सी है, इधर भी आर है इधर भी आर है। यानी यहाँ पर ए और बी दोनों का जो मान है वो क्या है, आर है। तो ए और बी को हटाकर हम आर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू आर साइन थीटा। तो ये आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का अपने पास ये फॉर्मूला होता है कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं तो अपने पास आता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और इसी फॉर्मूले की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इससे अपने पास ज्यादातर सवाल है वो हो जाएंगे। एक दो सवाल अपने पास ऐसे होंगे जिसके अंदर 90 से ऊपर एंगल है, क्योंकि क्लास 10 के अंदर हमने जो भी मान लिखे हैं वो पहले चतुर्थांश में लिखे हैं, और वैसे हम ऊपर वाली क्लास में पढ़ते हैं तो वहां पर अपने पास हम 4 चतुर्थांश पढ़ते हैं, तो वहां पर वैल्यू है वो 360 तक लिखते हैं नॉर्मली। तो हमने 1 चतुर्थांश 90 तक तो पढ़ाई है, उसके बाद में ऊपर केवल एक वैल्यू याद कर रही है हमें। अपने पास 2 सवाल इस प्रकार के होंगे जिसके अंदर 90 से ऊपर एंगल इस्तेमाल करना है, जिसके अंदर एंगल हम इस्तेमाल करेंगे 120 डिग्री, तो वहां पर हम डायरेक्ट 120 का मान याद कर सकते हैं। अपने लिए सिंपल रहेगा कि अगर हम साइन 120 का मान याद करें तो वो साइन 60 के बराबर ही लिखेंगे, वो होता है √3/2। यानी अगर अपने पास साइन 120 डिग्री कहीं पर आता है तो उसकी जगह √3/2 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करें तो अपने सारे सवाल हैं वो आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से सवाल हल करेंगे तो सब जगह अपने पास आधार और ऊंचाई के मान दिए हुए नहीं होंगे। कई जगह पर हमें समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, कहीं पर आधार और ऊंचाई का मान हमें किसी रचना द्वारा ज्ञात करना पड़ेगा। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने की जगह हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा यूज कर सकते हैं, जहां पर थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। अपने जो सवाल है उसमें सब में थीटा की वैल्यू 90 या 90 से कम है, केवल 2 सवाल में 120 डिग्री है, वहां पर हम √3/2 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने पास सारे सवाल उससे हल हो जाएंगे। यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वो आएगा अपने पास थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये अपने पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा।
अब वृत्तखंड भी अपने पास दो होंगे, एक वृत्तखंड होगा लघु, एक वृत्तखंड हो जाएगा दीर्घ। यहाँ पर इस पूरे वृत्त की बात करें तो ये नीचे वाला टुकड़ा है वो लघु वृत्तखंड है, ऊपर वाला है वो दीर्घ वृत्तखंड है। अगर हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है और दीर्घ का ज्ञात करना है तो इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वाला हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, तो ये दीर्घ वाला अपने पास आ जाएगा। यानी अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड का या क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड को क्या कर देना है, घटा देना है। इस पूरे में से ये नीचे वाला भाग हम घटा देंगे तो ऊपर वाला भाग आ जाएगा। तो लघु और दीर्घ के लिए अलग अलग फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों को एक ही फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फॉर्मूला लिख देना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर लघु पूछा है तो डायरेक्ट मान आ जाएगा, और दीर्घ पूछा है तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को क्या कर देना है, घटा देना है। तो अपने पास ये दो सिंपल से फॉर्मूले हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। इसके साथ में अपने पास एक फॉर्मूला चाप की लंबाई का भी है। एक फॉर्मूला अपने पास चाप की लंबाई का भी है। ये अपने पास अगर वृत्त है, यहाँ पर अगर कोई थीटा एंगल बन रहा है, त्रिज्या यहाँ पर अपने पास आर है, तो यहाँ पर इस थीटा कोण के द्वारा जो चाप की लंबाई बन रही है वो कितनी बन रही है, यहाँ पर हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं कि जो चाप की लंबाई है वो चाप की लंबाई इस परिधि का ही भाग है। चाप की लंबाई किसका भाग है, परिधि का भाग है। यानी अगर हम परिधि की बात करें, अगर हम परिधि की बात करें तो परिधि होती है अपने पास 2 पाई आर। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। अब परिधि का निर्माण कैसे हुआ कि यहाँ पर हमने 360 में से पूरा का पूरा कोण इस्तेमाल कर दिया। पूरा कोण इस्तेमाल किया तो ये पूरी वाली बाहर जो बाउंड्री बनी है वो पूरी की पूरी आ जाएगी। अगर इसकी जगह हम थीटा की जगह कुछ छोटा मान इस्तेमाल कर देते तो यहाँ पर उसके द्वारा जो सीमा बाहर बनती वो अलग बनती। जैसे 360 इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था एंगल, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल बनाया। तो यहाँ से अगर यहाँ तक अगर हम पूरा का पूरा एंगल बनाते हैं तो हम जैसे यहाँ से परिधि बनाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी लंबाई खींचते हैं। उसकी जगह अगर मैं छोटा सा मान इस्तेमाल करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, कि यहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ पर ख़त्म कर दिया, तो मैंने यहाँ से बनानी स्टार्ट की थी, यहाँ पर बनाना मैंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तब मेरे पास जो परिधि है उसकी लंबाई इतनी आएगी, और ये जो लंबाई है वो चाप की लंबाई कहलाएगी। ये क्या है, वहाँ से जो चाप कटा है उसकी लंबाई आई है। यानी 360 में से 360 पूरा मान अगर इस्तेमाल करते तो वो अपने पास वृत्त की परिधि आती है। और 360 की जगह अगर हम कुछ कम एंगल इस्तेमाल करते हैं तो पूरी परिधि नहीं आएगी, वहाँ पर परिधि का भाग आएगा, और परिधि का जो छोटा भाग होगा उसको हम कहेंगे चाप की लंबाई। यानी हमें 360 में से 360 पूरा इस्तेमाल नहीं करना है, उस 360 का कुछ भाग इस्तेमाल करना है, उस कुछ भाग को हम कहते हैं थीटा। यानी अगर हम वृत्त की परिधि के लिए 360 की जगह कुछ और इस्तेमाल करते हैं थीटा का मान, तो वहां पर अपने पास चाप की लंबाई आती है। 360 पूरा इस्तेमाल करेंगे तो वो वृत्त की परिधि आ जाएगी, और 360 से अगर कुछ कम एंगल इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरी परिधि नहीं आएगी, परिधि का छोटा सा भाग आएगा, और परिधि का जो छोटा भाग होगा उसको हम कहेंगे चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर अपने पास ये कुछ सिंपल से फॉर्मूले थे, एक चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो गया, एक अपने पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। वृत्तखंड अपने पास लघु होता है, दीर्घ होता है, इसको हम कहते हैं लघु वृत्तखंड, इसको हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, माफ कीजिएगा दीर्घ वृत्तखंड। अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है तो उसको पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देना है, तब जाके अपने पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक फॉर्मूला हमने देखा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जहां पर हम लिखते हैं थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखना यहाँ पर त्रिज्यखंड होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक लघु होता है और एक दीर्घ होता है। अब थीटा का मान अगर 180 से छोटा है तब तो जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा वो लघु होगा, और अगर 180 से बड़ा है तो जो त्रिज्यखंड है वो दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। अगर अब थीटा का मान है वो 180 से कम दिया है और फिर पूछा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी अगर हमें कहा है कि थीटा बराबर है अपने पास 120 डिग्री, थीटा बराबर कितना है 120 डिग्री,
तो 120 डिग्री के कोण के द्वारा जो त्रिज्यखंड बनेगा वो लघु त्रिज्यखंड बनेगा। लेकिन सवाल में पूछा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात करना है, तो पूरा कोण होता है वो 360 का होता है, उसके अंदर से हमें 120 दिया हुआ है, यानी 120 से जो त्रिज्यखंड बनेगा वो तो बनेगा लघु, और पीछे जो एंगल बचा है उसकी सहायता से जो त्रिज्यखंड बनेगा वो बनेगा दीर्घ। यानी 360 में से 120 घटा देते हैं, तब अपने पास थीटा बराबर आ जाता है 240। तो 240 के द्वारा जो त्रिज्यखंड बनेगा वो आ जाएगा दीर्घ। थीटा बराबर 120 है तो बनेगा अपने पास लघु त्रिज्यखंड, और थीटा बराबर अगर हम 240 इस्तेमाल करेंगे तब अपने पास जो त्रिज्यखंड आएगा वो कैसा आएगा, दीर्घ आएगा। सिंपल से कुछ कॉन्सेप्ट है, अगर इनको हम समझते हैं तो आसानी से पूरे चैप्टर को हल कर सकते हैं। इसके दो एग्जाम्पल हैं, उनको देख लेते हैं। एग्जाम्पल अपने पास कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यानी 30 डिग्री के द्वारा जो अपने पास त्रिज्यखंड बनता है पहले तो वो ज्ञात करना है, फिर उसके बाद में दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो भी ज्ञात करना है। अपने पास एक वृत्त दिया हुआ है, उस वृत्त के अंदर कहा है कि जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है, और जो कोण बन रहा है केंद्र पर वो है 30 डिग्री। कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री, और जो त्रिज्या है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं केंद्र पर बनने वाला कोण, केंद्र पर जो कोण बनेगा वो थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री, और जो त्रिज्या है त्रिज्या आर बराबर है अपने पास 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब 30 डिग्री के द्वारा जो त्रिज्यखंड बनेगा वो अपने पास आएगा लघु त्रिज्यखंड। अगर इसी के अंदर आपको डायरेक्ट दीर्घ त्रिज्यखंड पता करना है, 360 में से 30 डिग्री घटा सकते हैं, पीछे अपने पास एंगल बचेगा 330 डिग्री। तो 330 के द्वारा जो त्रिज्यखंड बनेगा वो अपने पास आ जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो पहले 30 डिग्री की सहायता से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिखते हैं त्रिज्यखंड के लिए, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री, पाई का मान 3.14। अगर मान सवाल में दिया हुआ है तो जो सवाल वाली वैल्यू है वही पुट कर दी है। आर का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, 0 से 0 गया, 3 से काटा 12 बार, 4 से कटेगा 3 बार, यानी ये अपने पास आ गया 3.14 इंटू 4 बटे 3। गुणा कर सकते हैं, गुणा करें तो ये अपने पास आएगा 12.56 बटे में 3। 3 से डिवाइड कर सकते हैं, अपने पास आएगा 12। पीछे और वैल्यू आ सकती हैं, हम निकालते हैं केवल 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके पीछे और मान आता जाएगा, अगर 12.56 में 3 का भाग देंगे तो पीछे अपने पास और वैल्यू आएगी। यहाँ से हमने इसका मान निकाला है, जो क्षेत्रफल है लघु त्रिज्यखंड का वो आया है 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला है अपने पास थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 30 डिग्री बटे में 360, पाई की जगह 3.14, आर का स्क्वायर, आर दिया था 4 सेंटीमीटर तो 4 इंटू 4, 30 से काट सकते हैं डायरेक्ट, 30 से कटेगा 12 बार, 4 से काटा 3 बार, तो ऊपर बचा 3.14 और गुणा में 4 बटे में आ गया 3।
गुणा करेंगे तो आएगा 12.56। 3 का भाग देना है, 3 का भाग देंगे तो 12 के अंदर 4 बार भाग दिया, 3 एकम 3, 2 बचा 26 हुआ, 3 अठे 24, अभी पीछे 2 और बचेगा, पॉइंट लगाया हुआ है तो 0 आता जाएगा, तो पीछे 6 6 6 6 वो चलता रहेगा, यानी हम केवल लिखते हैं 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके पीछे संख्या है वो और भी आती रहेगी। ये अपने पास लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। हमें साथ में पूछा है कि इसके दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पर हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो अपने पास दो तरीके हैं कि या तो वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दे, या फिर थीटा के अंदर 30 डिग्री को हटाकर हम 330 डिग्री कर दे। दोनों तरीकों में से कोई एक तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि या तो वृत्त का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर दो और उसके अंदर से ये जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता है इसको क्या कर दे, घटा दे, या फिर जो थीटा बराबर 30 डिग्री है इसकी सहायता से जो त्रिज्यखंड बन रहा था वो लघु वाला था। अगर 30 डिग्री को हटाकर हम बाहर वाला एंगल जो 330 बचा है उसको इस्तेमाल करते हैं तो बाहर वाले एंगल की सहायता से जो त्रिज्यखंड बनेगा वो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा आएगा, तो ये अपने पास दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। दोनों मेथड में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने लिखा है 4.1 पाई का मान 3.14, आर का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 तो लिख सकते हैं 16, माइनस में आ जाएगा 4.1। 16 के साथ में गुणा करें तो ये आ जाएगा अपने पास 314 इंटू 16। ये आ जाएगा अपने पास 50.24 माइनस 4.18 घटाएंगे तो आ जाएगा 46.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास जो मान आया है वो लगभग में, ये जो मान होगा वो किस में आएगा, लगभग में, यानी इसके लिए जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो आया 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो आया 46.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है अपने पास कि आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यानी आर की वैल्यू 21 है और जो एंगल ए ओ बी है केंद्र पर जो बनने वाला कोण है वो 120 डिग्री है, पाई की वैल्यू 22/7 इस्तेमाल करनी है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देना है, घटा देना है, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपने पास थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिखते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की जगह आ जाएगा 120 डिग्री बटे में 360 डिग्री, पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, 1/2 आर का स्क्वायर 21 इंटू 21 और साइन थीटा की जगह आ जाएगा 120 डिग्री। 0 से 0 गया, 12 से काटा 3 बार, 3 से काटा 21 को 7 बार, 7 से
7 कट गया, यानी ये अपने पास आया 22 इंटू 21 माइनस, यहाँ से ये अपने पास आ जाएगा 1/2, 21 इंटू 21 441, और जो साइन 120 डिग्री है साइन 120 डिग्री है, इसकी वैल्यू याद रख सकते हैं √3/2, क्योंकि साइन के अंदर जो मान होते हैं 0 से 90 की ओर जाते तो प्लस में होते हैं, 90 से 180 तक जाते हैं तो भी प्लस में होते हैं। जैसे हम लिखते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये अपने पास साइन की वैल्यू लिखी जाती है। 0 आता है, फिर 1/2 आता है, 1/√2 आता है, √3/2 आता है, फिर 1 आता है। ये 0 की वैल्यू, ये 30 की, ये 45 की, ये 60 की, ये 90 की। अब यहाँ से वापस स्टार्ट होता है, 90 से ये हो जाएगा 120, 120 से ये हो जाएगा अपने पास 135, 135 से ये हो जाएगा अपने पास 150, और 150 से ये हो जाएगा अपने पास 180। यानी जैसे इस प्रकार इधर आते हैं वैसे का वैसा सेम उधर भी। यहाँ से हम 0 से 30 यानी 30 डिग्री बढ़ते हैं, तो यहाँ से 90 से 30 डिग्री बढ़ाना है 120, फिर 30 से 45 पहुंचते हैं, मतलब 15 डिग्री बढ़ता है, तो 120 में 15 जोड़ना है तो 135 आता है, फिर 45 में 15 जोड़ते हैं तो 60 आता है, तो यहाँ पर 135 में 15 जोड़ेंगे तो 150 आता है, फिर यहाँ पर 60 में 30 जोड़ते हैं तो 90 आता है, तब यहाँ पर 150 में 30 जोड़ते हैं तो 180 आता है। यानी जैसे मान इधर आते हैं सेम वैसे के वैसे उधर भी जाते हैं। तो साइन 90 का मान 1 यहाँ पर, और ये हो जाएगा 120, तो साइन 120 की जगह √3/2 इस्तेमाल कर सकते हैं। साइन 120 है, इसकी जगह हमने लिखा √3/2। 22 और 21 का गुणा करें, यह आ जाएगा अपने पास 462 माइनस 441 √3 घटे में 4। √3 की वैल्यू रखने को नहीं कही है, तो जो मान है वो हमें इतना का इतना ही लिख देना है। ये आ जाएगा अपने पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल 462 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने पास त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल था, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना था, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 120 बटे में 360, पाई की जगह 22/7, आर का स्क्वायर यानी 21 इंटू 21, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा की जगह रखना है 120, तो साइन 120 बनता है, और साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। 120 से 360 को काटा 3 बार कटा, 3 से 21 को काटा 7 बार, 7 से 7 कट गया, यानी ऊपर बचा अपने पास केवल 22 इंटू 21। 22 और 21 का अगर हम गुणा करें, 22 और 21 का हम गुणा करें तो आता है 462, फिर 21 इंटू 21, 21 का वर्ग 441, 1/2 आगे से वैसा कैसा, और साइन 120 की जगह √3/2 गुणा करेंगे तो 441 √3, और बटे में 2 इंटू 2 4। √3 की अगर वैल्यू रखने को कही होती 1.7 या 1.73 या 1.732, तो उसकी सहायता से इसको हम आगे भी कैलकुलेट कर सकते थे। अब √3 की वैल्यू दी हुई नहीं है, तो हमें उत्तर को यही तक छोड़ देना है। अगर मान रखने को कहा जाता है तो मान रखना है, अन्यथा मान नहीं रखना है। ये अपने पास आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये अपने पास दो सिंपल से कॉन्सेप्ट थे, वृत्तखंड और त्रिज्यीय खंड वाले, उसकी सहायता से इस पूरे चैप्टर को हम आसानी से समझ सकते हैं। सारे सवाल हैं वो इन्हीं फॉर्मूले से होंगे और इन्हीं कॉन्सेप्ट की सहायता से होंगे। हमें आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत उसको सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 11.1 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।